कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हमारे अतीत भाग 1 जो कि कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसी को हम लोग कवर करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 पार्ट को कवर कर चुके थे पहले। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है ना। 3 पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे, जितने क्वेश्चंस उस पर बनेंगे उसको भी कवर करेंगे। और एनसीईआरटी एमसीक्यूज जब ये कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री, तब एनसीईआरटी एमसीक्यूज आपको लाया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 जो हमारा होने वाला है वो भोजन संग्रह से उत्पादन तक होने वाला है। ये अध्याय जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जैसे यूपीएससी बीपीएससी आदि एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पहले जो है नई न्यू के भोजन को कवर करेंगे। का भोजन, आज नई न्यू अपना पसंदीदा भोजन खा रही थी। यह है नई न्यू, ठीक है। चावल, क्वास, कद्दू, बीन्स और गोश्त, ठीक है। कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नैनुआ को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था, ठीक है। आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भोजन को अब हम लोग कवर करेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन को देखेंगे। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। यहाँ से देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, कल हमने पढ़ा था। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे कैसे अपने डंडल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए होगी चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह जो था वो कुत्ता था, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। वह कौन सा था? तो ये जो था वो कुत्ता को पालतू बनाया गया था, ठीक है, का जंगली पूर्वज था, ठीक। कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कुत्ते को पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर और जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। नेक्स्ट देखिए,
क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था? ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बसने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम लोग कवर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं बसने की प्रक्रिया क्या थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दोनों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पौधा है किसी चीज़ का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, दांत है ये, ठीक है ना, ये दांत है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो गेहूँ थी और तथा जौ थी। ठीक है, सबसे प्राचीन फसल जो थी उसका नाम जान लीजिए आप, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गेहूँ और जौ थी। सबसे पहली फसल गेहूँ थी और 2 नंबर पर जो थी वो जौ थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नवीन जीवन शैली, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन या महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो दिया गया है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं और जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ से देखिए, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है,
आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 14 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग के दिख रहे हैं? पता है इसमें से प्रत्येक बिंदु के जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले थे। कल हम लोग देखे थे मानचित्र 2, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनसे सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूना का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दाने की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, नीचे दी गई तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं, इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो आइए देख लेते हैं। तो अनाज और हड्डियाँ और पूरा स्थल कहाँ कहाँ से मिला है? गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी या मवेशी, तो ये कहाँ से मिला है? तो ये जो है मेहरगढ़, आधुनिक जो है वो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ वहीं से मिला है। गेहूँ की खेती, जौ की खेती, भेड़, बकरी, मवेशी, ये सब मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट देखिए, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये मिला है कोल्डिहवा, वर्तमान में जो है वो उत्तर प्रदेश इसका नाम है, आधुनिक नाम कोल्डिहवा से मिला है। नेक्स्ट देखिए, चावल और मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा से मिला है, आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेहूँ और दलहन जो मिला है, गेहूँ और दलहन ये मिला है गुफ्काल यानी ये मिला है आधुनिक कश्मीर से। नेक्स्ट देखिए, गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, बकरी और भेड़, ये मिला है बुर्जहोम से, आधुनिक नाम जो है उसका कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेहूँ, हरे चने, जौ और भैंस और बैल मिले हैं, तो ये चिरांद से, आधुनिक चिरांद जो है आधुनिक बिहार में है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर, तो ये हल्लूर से मिला है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, तो ये पय्यमपल्ली से मिला है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग अब अस्थाई जीवन की ओर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए ये। तो आइए देखते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान में कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है ना, यानी गड्ढा में घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन
प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए पत्थर के कुछ औजार यहाँ पर देखिए नव दिया गया है। तो नव पाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता है। तो बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, जैसे कि ये, ठीक है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसे बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चला रहे थे। नेक्स्ट देखिए, अन्य रीति रिवाज को अब हम लोग देखेंगे। अन्य रीति रिवाज क्या था? तो पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि कुछ लोग ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले ही प्रचलित रहे हैं, ठीक है। तो जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जनजाति के बारे में आइए जान लेते हैं। तो प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज पीसती है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर वो पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इसमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियों तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी, ठीक है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम की एक सूची बनाओ और महिलाएं क्या क्या काम करती है और कौन ऐसे काम हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन नंबर में है। तो मानचित्र 2 पृष्ठ 14 यानी पाठ 14 देखे थे हम लोग, ये पेज नंबर 14 में मानचित्र 2 में कल देखे थे। मैं मेहरगढ़ ढूंढो। यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भसा
हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है ना। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी शामिल है। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे, यानी अनाज रखने के काम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गांव। तो गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी गांव किसे कहते हैं, तो गांव जो है वो भोजन उत्पादन यानी कृषि करने वाला देश हो जाएगा गांव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है पहले और बाद के स्तर। आइए हम लोग इसको समझते हैं। पहले और बाद के स्तर को हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। इन चित्रों को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वह एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो इसको हम लोग फिगर को देखिए। ठीक है ना। ये पहला हो गया, ये फिर दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया और सबसे ऊपर वाला ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधित उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मेहरगढ़ के घरों के चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। ठीक है। तो मेहरगढ़ में घर जो बनाए जाते थे ऐसे चौकोर टाइप से बनाए जाते थे, याद रखिएगा। यहाँ से देखिए नेक्स्ट दिया गया है, ये दफनाया गया था। ठीक है। मृतकों के साथ जानवर को दफनाया जा रहा था। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकती हो। तो ये जो है ये शायद बकरी का कंकाल हो जाएगा। ठीक है, या ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखते हैं ख नंबर दिया गया है दाओजली हेडिंग। पृष्ठ मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली हेडिंग ढूंढो। कल देखे थे हम लोग मानचित्र में। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठासम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से कुछ और जानकारी
जानकारियाँ दी गई है, इसको हम लोग देखेंगे। अब एटलस में तुर्की ढूंढो, ठीक है। मानचित्र में नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराजे स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लादकर ले जाते थे। नेक्स्ट देखिए, बताओ कौड़ियों तथा सीपियों में का क्या उपयोग होता होगा, ठीक है। तो कल्पना करो में क्या दिया गया है। अगर तुम्हारे पास ज़मीन की एक छोटा सा टुकड़ा हो, तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगी, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उन्हें कैसे बोओगी, अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगी और कैसे यह समझोगी कि अब फसल काटने लायक हो गई है, ठीक है ना। ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग बना सकते हैं कॉपी पर। उपयोगी शब्द जो थे वो कौन कौन से थे, 3 पाठ के, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव और घर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखें अभी, और कब्र भी देखें, ठीक है। मेहरगढ़ में यहाँ से जो है वो हमारा जो है वो पाठ जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग हो गया था 12,000 साल पहले हो गया था, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो हुआ था वो लगभग 8,000 साल पहले ही हो गया था, ठीक है। और यहाँ से जो दिया गया है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आओ याद करें। तो ठीक है, इसको आप सभी को बनाना है, इन सभी क्वेश्चन को, और सही गलत का हम बता देते हैं अभी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हो जाएंगे। तो हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, तो ये राइट जो है वो सत्य है, ठीक है ना। ये जो है ऑप्शन वो सत्य हो जाएगा, पहले का सही है। दूसरा देखिए, बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो बिल्कुल नहीं रहते थे। ये कहाँ रहते थे, मेहरगढ़ में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, मेहरगढ़ में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। 3 नंबर दिया गया है, चिरांद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, तो चिरांद जो है वो बिहार में है, और ये गलत दिया गया है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपी में आप सभी बना लीजिएगा। जेडाइट जो दाओजली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा, लाया गया था, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और ये सही है, ये और ये असत्य है, सॉरी ये असत्य है, ये असत्य हो जाएगा और ये असत्य हो जाएगा, और बाकी 2 जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, यानी 4 अध्याय 4 को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले जो है 1 और 2 पार्ट कराया जा चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा। 4 अध्याय जो है वो आरंभिक नगर होगा, हम लोग कल के वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।